अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश का यूनिट नंबर 14। ये एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 17 है। और आज जो है ना हम इस यूनिट 14 के जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में ग्रामर है, वोकेबलरी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस यूनिट के अगर हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है वोकेबलरी, जिसमें से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने गौर से नोट करना है, या तो बुक पे लिखना है या तो फिर आपने नोटबुक पे इसको लिखना है और इसको रिवाइज करना है। ठीक है। अच्छा, पहला नंबर है हमारे पास, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीविएशन यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इसकी मीनिंग ढूंढे और फिर जो है ना डिक्शनरी में देखे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला नंबर है हमारे पास थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा या धमकी, ये एक नाउन है। ठीक है। उसके बाद है स्पीशी। स्पीशी कहते हैं नस्ल को या किस्म को कहते हैं, ये भी एक नाउन है। ठीक है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कहते हैं माली, ये एक एजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कहते हैं हिस्सादार, ये भी एक नाउन है। पैरासाइट, पैरासाइट आपको पता है कि एक किस्म के जानवर होते हैं या प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो स्पेशली प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं और उनसे खुराक वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये एक नाउन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब होता है यानी वल्नरेबल, जिसको खतरा हो। जानवरों के सेंस में ये इस्तेमाल हुआ है ना। इसकी मैंने आपको यहाँ पे डिफिनीशन भी लिख दी है, एक्सप्लेनेशन। अनप्रोटेक्टेड कैन बी अटैक्ड इजीली, यानी जो एक्सपोज्ड होते हैं ना, वनरेबल होते हैं, वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, गैर महफूज होते हैं। कैन बी अटैक्ड इजीली, उनको आसानी से मारा जा सकता है, शिकार किया जा सकता है। तो ये जानवरों के सेंस में वो जानवर जो एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, लोग उसको आसानी से मार सकते हैं। तो ये एक एजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, नीचे वाले पे आ जाते हैं, बी नंबर पे। तो बी वाले में हमने क्या करना है, इसके जो है ना फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के हमने क्या करने हैं, सिनोनिम्स ढूंढने हैं। ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब होता है, ये स्पेशली जानवरों के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। इंडेंजर्ड एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिनकी नस्ल को खतरा होता है। ठीक है, यानी उनकी नस्ल जो है ना बहुत कम बाकी रह जाती है और जो है ना वो बस खत्म होने के करीब होती है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में जो इसका इंटोनिम है, इंडेंजर भी हो सकता है या एट रिस्क भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट जो है, इसका मतलब होता है जाल में फंस जाना। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो आप जो है ना इंस्नैरमेंट भी लिख सकते हैं, कैप्चर भी लिख सकते हैं, ट्रैप भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है एक्सट्रिप एक्सट्रपेशन। एक्सट्रपेशन, एक्सट्रपेशन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना। ठीक है, किसी चीज को जड़ से खत्म करना। सिनोनिम्स इसके क्या बनेंगे, टू इलिमिनेट यानी इलिमिनेशन, एरिडिकेशन। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है महदूद। ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे इंग्लिश में, लिमिटेड, कन्फाइंड, ये क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। ठीक है। आखिरी वाला जो है हमारे पास प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज रखना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो कंजर्व भी हो सकता है, प्रोटेक्ट भी हो। ओके, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास जो है दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एक है पेरेंथेसिस और दूसरा है एलिप्सिस। ठीक है, तो पेरेंथेसिस को हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम एलिप्सिस को समझेंगे। ठीक है। पेरेंथेसिस को जो है ना मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इस बुक की जो है ना आपको रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। बुक में जो है ना सिर्फ जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, बाकी जो डिफिनीशन वगैरह लिखी है उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक स्लाइड के ज़रिए से आपको ये समझाता हूँ। ठीक है।
ओके, पेरेंथेसिस जो होते हैं, पेरेंथेसिस को जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पेरेंथेसिस जो होते हैं ना, दो हमारे पास ये जो गोल किस्म के ब्रैकेट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेरेंथेसिस, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर में इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़रा समझते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है। ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं पहला, माई ब्रदर लिव्स इन लाहौर इज़ कमिंग ऑन मंडे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, माई ब्रदर, तो इसमें आपको लिव्स इन लाहौर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इजाफी इंफॉर्मेशन दी है, तो इसलिए आपने पेरेंथेसिस में इसको लगा दिया है, ठीक है। अगर आप इसमें से लिव्स इन लाहौर को हटा देते हैं तो फिर भी आपका सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर इज़ कमिंग ऑन मंडे, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है। ये जो लिव्स इन लाहौर है, ये तो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है, ठीक है। इसलिए हम पेरेंथेसिस का यही इस्तेमाल होता है जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं किसी चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे देखो ना, ब्रदर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहते हैं, वो मंडे को आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, शी बॉट अ न्यू फ़ोन द लेटेस्ट मॉडल येस्टरडे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो द लेटेस्ट मॉडल जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फ़ोन के बारे में। इसके बगैर भी सेंटेंस मुकम्मल है। अगर आप इसको सेंटेंस से निकाल देते हो तो सेंटेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप इस तरह भी कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, शी बॉट अ न्यू फ़ोन येस्टरडे। द लेटेस्ट मॉडल के बगैर भी ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो ये पेरेंथेसिस में जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, इफ़ यू रिमूव पेरेंथेसिस द सेंटेंस स्टिल गिव अ कंप्लीट मीनिंग। यानी अगर आप पेरेंथेसिस को हटा भी देते हैं तो आपको जो जुमला है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, माय ब्रदर इज़ कमिंग ऑन मंडे, तो लिव्स इन लाहौर को आप हटा दें, फिर भी आपको कंप्लीट मीनिंग देगा। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखें, पेरेंथेटिकल एलिमेंट। पेरेंथेटिकल एलिमेंट क्या होते हैं? द इंफॉर्मेशन इनसाइड द पेरेंथेसिस। अब पेरेंथेसिस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरेंथेटिकल एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो सेंटेंस है हमारे पास, इसमें पेरेंथेटिकल एलिमेंट कौन सा है? लिव्स इन लाहौर। दूसरे सेंटेंस में हमारे पास पेरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन या एलिमेंट कौन सा है? द लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। अब बुक में जो एक्सरसाइज है वहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो है ना, इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपसे कहा गया है कि इन सेंटेंसेस में जो है ना, आप सही जगह पर पेरेंथेसिस डाल दें, यानी उन जगहों पर डाल दें जहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब ज़रा हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है हमारे पास, हामिदुल्लाह खान द आर्किटेक्ट बिल्ड कैसल्स एंड ब्रिजेस। अब ये जो हामिदुल्लाह खान है ना, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना दी है ये पेरेंथेसिस ने, द आर्किटेक्ट ने। अगर आप यहाँ से द आर्किटेक्ट निकाल भी देते हो ना, फिर भी ये सेंटेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे बनेगा फिर सेंटेंस? हमीदुल्लाह खान बिल्ड कैसल्स एंड ब्रिजेस, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं, ऑल टाइगर स्पीशीज स्पेशली द साउथ एशियन टाइगर और इंडेंजर्ड। अब यहाँ पे देखो ना, ऑल टाइगर स्पीशीज़, अगर इसमें से हम ये जो स्पेशली द साउथ एशियन टाइगर, इसको हम निकाल देते हैं, ये पेरेंथेटिकल एलिमेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है स्पीशीज़ के बारे में, फिर भी जो है ना सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देते हैं। आप इस तरह भी देख सकते हैं, ऑल टाइगर स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड। देखें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तीसरा देखते हैं, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, आगे लिखा है फ्राइडे। अब अगर आप फ्राइडे को हटा भी देते हैं ना तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चौथा देखते हैं, विच कंट्रीज डू यू वांट टू विजिट। अब यहाँ पे देखा ना,
विच कंट्री डू यू वांट टू विजिट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आगे जो पैरेंथेसिस में हमने कंट्रीज लिखा है ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आप इसको हटा भी देते हैं तो फिर भी सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आप कंट्रीज में पैरेंथेसिस डालेंगे। पांचवा जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। माई मदर लाइक्स ऑल दो आई डोंट नो वाई। माई मदर लाइक्स, मेरी माँ पसंद करती हैं। ऑल दो आई डोंट नो, अलबत्ता मुझे नहीं पता कि क्यों। ओल्ड फोक म्यूज़िक, यानी पुरानी जो म्यूज़िक होती है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, माई मदर लाइक्स ओल्ड फोक म्यूज़िक, मेरी माँ जो है ना ओल्ड फोक म्यूज़िक पसंद करती हैं। ये जो बीच में आपको पैरेंथेसिस में दिया गया है, ऑल दो आई डोंट नो वाई, अलबत्ता मुझे नहीं पता कि क्यों ये पसंद करती है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप इसको सेंटेंस से निकाल दें फिर भी आपको सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है। अच्छा, ये मैंने आपको एक्सरसाइज में आप देख लेना ये सारी चीज़ें, वहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, जो पैरेंथेसिस वाला है। और इसमें आपने क्या करना है, एक मैंने आपके लिए छोड़ा है इजी सा है, उसमें उसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। पूरा सेंटेंस लिखना है आपने, और उस जो जिस वर्ड्स को पैरेंथेसिस की ज़रूरत है उन वर्ड्स को अपने पैरेंथेसिस में बंद करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आगे जो है ना हम चलते हैं दूसरे उसकी तरफ, एलिप्सिस की तरफ। अच्छा, अब जो है ना इस यूनिट का जो हमारा आखिरी टॉपिक है, एलिप्सिस, इसको ज़रा पढ़ते हैं। ये आसान सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एलिप्सिस होते क्या हैं, सबसे पहले तो इसको आपने समझना है। एलिप्सिस जो है ना हमारे पास 3 डॉट्स, ये जो 3 डॉट्स होते हैं ना, आपने टेक्स्ट में देखा होगा जब भी आप बुक पढ़ते हैं या कोई चीज़ कहानी वगैरह, तो उसमें हमेशा 3 डॉट्स लगे होते हैं जुमलों के अंदर। तो ये जो है ना एलिप्सिस होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखें एलिप्सिस में आपने 3 डॉट्स यूज़ करने हैं। अब एलिप्सिस ये तो हमें पता चल गया कि एलिप्सिस होते क्या हैं, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू शॉर्टन द पैसेज, कोई भी पैराग्राफ है उसको छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकते हैं, ठीक है, कि एलिप्सिस इज यूज्ड टू शॉर्टन द पैसेज, इस तरह के कोई ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। दूसरा, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इट इज यूज्ड टू शो दैट सम टेक्स्ट हैज बीन लेफ्ट आउट। इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है, टू शो दैट, ये जाहिर करने के लिए, दैट सम टेक्स्ट हैज बीन लेफ्ट आउट, यानी कि कुछ वर्ड्स जो है ना उसको निकाल दिया गया है। कुछ वर्ड्स को निकाल के उसकी जगह पर आपने 3 डॉट्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है, द ओमिटेड वर्ड्स डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब आप क्या करते हैं, एलिप्सिस को लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स को आप निकाल देते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि अननेसेसरी होते हैं, ज़रूरी नहीं होते, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो हमें देते हैं, उनको हम सेंटेंस से निकाल देते हैं, उनकी जगह पे हम एलिप्सिस लगा देते हैं, और सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, जब भी आप वर्ड्स को निकाल के उसकी जगह पर आप एलिप्सिस लगाएंगे तो उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, ये बुक वाला एग्जाम्पल है। वी वर क्वेश्चन्ड बाय द 8th ग्रेड हिस्ट्री टीचर, यानी हमें 8वीं क्लास की जो हिस्ट्री टीचर थी उसने हमें वार्निंग दी थी, जिसका नाम था मिसेस पीटरसन, ठीक है, नॉट टू रन इन द हॉल्स। अब अगर आप इस पूरे जुमले में देखें ना, तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनको अगर हम निकाल दें तो फिर सेंटेंस का मीनिंग जो है ना चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखें ना, वी वर क्वेश्चन्ड बाय द 8th ग्रेड हिस्ट्री टीचर नॉट टू रन इन द हॉल्स। इसमें अगर हम मिसेस पीटर का नाम निकाल देते हैं ना, इसकी जगह पर हम एलिप्सिस लगा देते हैं, तो फिर सेंटेंस क्या होगा, मीनिंग भी कंप्लीट करेगा, कोई फर्क भी उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिसेस पीटरसन जो है ना जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नीचे मैंने लिखा है एलिप्सिस के साथ कि कैसे अपने एलिप्सिस को लिखना है।
वी वर क्वेश्चन्ड बाय द 8th ग्रेड हिस्ट्री टीचर। आगे मैंने मिसेस पीटरसन का नाम हटा दिया है, उसकी जगह पे मैंने 3 डॉट्स लगा दिए हैं। वी वर क्वेश्चन्ड बाय द 8th ग्रेड हिस्ट्री टीचर नॉट टू रन इन द हॉल्स। अब देखो ना, ये सेंटेंस कंप्लीट पूरा मीनिंग दे रहा है और हमने जो है ना वर्ड एक दो वर्ड्स को भी निकाल दिया है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, छोटा हो गया ना। तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेंटेंसेस को छोटा किया जाए और कम अल्फाज में आपको ज्यादा बातें समझाई जाए। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेक एंड आई कैन नॉट से इट टू ऑफन is that music and art are important factors in a culture। इसमें आप देखो, the important point to make and I cannot say it too often। ठीक है, इसमें अगर आप ये जो मैंने जिसके नीचे लाइन लगाया है रेड ब्लैक कलर का, एंड आई कैन नॉट से इट टू ऑफन, इसको अगर आप इस सेंटेंस से निकाल देते हैं ना और इसकी जगह एलिप्सिस लगा लेते हैं 3 डॉट्स, तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल हम इसको निकाल देते हैं, द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेक इज दैट म्यूजिक एंड आर्ट आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन अ कल्चर। तो ये देखो ना, इसको मैंने निकाल दिया, इसकी जगह 3 डॉट्स लगा दिए, तो फिर भी इस सेंटेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा इसकी मीनिंग पे। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि इलिप्सिस को हम इस्तेमाल करते हैं पैसेज को शॉर्ट करने के लिए, और हमें कुछ वर्ड्स को हम निकाल देते हैं, उसकी जगह हम एलिप्सिस लगा देते हैं और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होता। ठीक है, दूसरा दूसरा जो इस्तेमाल है एलिप्सिस का वो ये है कि जब भी हम हिचकिचाते हैं या रुक जाते हैं कहीं पे बात करते हुए, फॉर एग्जांपल हम डर जाते हैं, कोई हमसे सवाल करते हैं ना कि तुम्हारे जेब में क्या है, तो हम उसका जवाब देते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप एलिप्सिस इस्तेमाल करते हो। अच्छा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अबरार सेड, अबरार ने कहा, देयर इज डैश। अब देखो ना, आगे एलिप्सिस लगा है, नथिंग इनसाइड। अब यहाँ पे इबरार से किसी ने पूछा कि आपके जेब में क्या है, तो वो क्या कह रहा है, देयर इज, आगे वो रुका है, यानी वो थोड़ा सा हिचकिचा गया है, थोड़ा सा घबरा गया है, फिर आगे उसने जवाब दिया है देयर इज नथिंग इनसाइड। ठीक है, तो इलिप्सिस को हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं टू शो पॉज और हेसिटेशन, यानी जब आप घबरा जाते हैं या कहीं पे रुक जाते हैं बात करते हुए, कहीं पे सोचने लगते हैं, तो वहां पे भी आप एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 14। तो 14 यूनिट्स हमारे हो गए क्लास 9 के, एक यूनिट हमारा बाकी है यूनिट 15, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास 10 को शुरू करेंगे। काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप